आप सब? हेलो, जी, जी, Yaqut Akbar, you can start. मेरी आवाज आ रही है? जी, 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 आ रही है। ओके, चले। First of all, I'm your host Yaqut Akbar and a member of Women Fortune Tech. As all of you know that ओके, सही हो गई, सही हो today गई। सही है। जी, जी, सही है, लेकिन कट रही है आपकी आवाज़। ओके, सिग्नल्स भी तो सही है। आई डोंट नो इशू क्या है। हेलो, जी, जी, बोले, आप बोले, स्टार्ट करें। याकूत अकबर आप स्टार्ट कर ले, मैडम मौजूद है। स्टूडेंट्स ज्वाइन करते रहेंगे। ओके चले। तो I'm your host Yaqut Akbar and a member of Women Fortune Tech. As all of you know that today's session is about web development. So let me tell you a little bit about web development. So web development असल में हमारे पास एक ओवरऑल प्रोसेस है वेब एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स को बिल्डअप करने का, क्रिएट करने का। फिर इसमें हमारे पास जो है वेबसाइट्स आ जाते हैं, वेब पेजेस आ जाते हैं। तो मैं पहले वेब पेज के बारे में बताती हूँ कि ये असल में होता क्या है हमारे पास। तो वेब पेज असल में हमारे पास एक सिंगल डॉक्यूमेंट होता है या एक सिंगल पेज होता है वेबसाइट के अंदर। और वेबसाइट क्या है हमारे पास? ये हमारे पास है अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड वेब पेजेस, जो कि हमारे पास एक कॉमन डोमेन शेयर करता है आपस में। सही है। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल भी दे देती हूँ। लाइक हमारे पास एक बुक है और बुक के अंदर हमारे पास पेजेस भी बहुत ज़्यादा है। बुक हमारे पास इंग्लिश की बुक है, सही है, और उसके अंदर पेजेस है, कंटेंट भी है, मतलब टॉपिक्स वगैरह भी है। तो ये जो बुक है ये हमारे पास एक वेबसाइट है और उसके अंदर जो ये पेजेस है, ये टॉपिक है, ये हमारे पास वेब पेजेस है हमारी। अब मैं थोड़ा सा अपनी जो हमारी जो प्रेजेंटर है मैम फरीना नूर, उनके बारे में बता देती हूँ। हमारी जो प्रेजेंटर है मैम फरीना नूर माशाल्लाह बहुत ही अप्रिशिएबल और काबिल फ्रंट एंड डेवलपर है, और वो आज का प्रेजेंटेशन आप सबको प्रेजेंट करेंगी। सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू मैम टू स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन। एंड आप सबसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ अपना माइक ऑफ रखिएगा प्रेजेंटेशन के दौरान। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन हो तो मैसेजेस में, हमारे पास जो मैसेजेस वाला सेक्शन है उसमें बताइएगा, हम फिर मैम को बताएंगे तो मैम आप लोगों को उसके बारे में भी बताएंगी। लेकिन हमारे पास एंड में क्वेश्चन आंसर सेशन भी होगा। सो मैम प्लीज लेट्स स्टार्ट द प्रेजेंटेशन। Assalamu alaikum. Can you hear me? जी मैम बिल्कुल। ओके, सो दिस इज़ फारीना नूर। आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो है फ्रंट एंड डेवलपमेंट विथ रिएक्ट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो नॉर्मल रिएक्ट का हम इंट्रोडक्शन देंगे। ठीक है, तो आप सबको पता होगा, अगर कोई किसी का बैकग्राउंड ना भी हो वेब डेवलपमेंट से तो उसको मिस ने बता दिया कि क्या होता है, वेबसाइट्स क्या होती हैं, वेब डेवलपमेंट क्या होती है, कि आप लोग अपनी वेबसाइट्स बना रहे होते हैं। ठीक है, जैसे आपने कुछ वेबसाइट्स यूज़ भी करते हैं आप लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने, जैसे सोशल मीडिया ऐप्स हो गई आपकी। आप लोगों ने कभी लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे या फिर मोबाइल पे वेबसाइट्स ओपन करते हैं, फेसबुक की, इंस्टाग्राम की, और भी दूसरी तीसरी ट्विटर, ये सारी जो भी वेबसाइट्स हैं ये भी एक किस्म की वेबसाइट्स बनी हुई हैं। आपके लिए प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप एंटरटेनमेंट कर सकते हो अपने लिए। ठीक है, ये भी वेबसाइट्स बनी हुई हैं। एंड रिएक्ट का जो मेनली हमारा पार्ट होता है, तो रिएक्ट आई क्यों, क्या है, और वेबसाइट्स कैसे डेवलप होती हैं, कैसे नहीं होती। ठीक है, नॉर्मली हम पीछे चले जाते हैं थोड़ा हिस्ट्री में। तो पहले हमारे पास यूज़ होता था HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। आई होप कि आप सबको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के बारे में पता होगा। ये बेसिक हमारे क्या हैं, लैंग्वेजेस हैं जो हम यूज़ कर रहे होते हैं इन वेब डेवलपमेंट। ठीक है, अब हमारे जो पहले वेबसाइट्स बनते थे नॉर्मल, वो बनती थी इन तीनों लैंग्वेजेस के साथ। अब आपको ये बताती चलूँ कि HTML क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये आपकी लैंग्वेज है जो आपने पढ़ी भी होगी या नहीं भी पढ़ी तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, उसमें क्या होता है कि ये आपके वेबसाइट को स्ट्रक्चर दे रहा होता है। आपकी जो वेबसाइट है उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए वो डिफाइन करता है आपका HTML। और उसके बाद में आ जाता है CSS। आपकी जो CSS की फाइल्स होती
ये जो CSS की लैंग्वेज है वो आप क्यों यूज़ करते हैं, ताकि आपकी जो वेबसाइट्स होती हैं उनको आप स्टाइल करें, ठीक है। उसके बाद में जावा स्क्रिप्ट उसमें फंक्शनैलिटी ऐड करता है, ठीक है। अब आपको इसको एज ए एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हैं कि आप एज ए ह्यूमन, आप एक ह्यूमन है, तो आपका जो स्केलेटन है, ढांचा है, वो बना हुआ है किस चीज़ का, हड्डियों का ढांचा आपका, ठीक है। तो वो आप ले सकते हैं एज HTML के साथ बना हुआ है आपका ढांचा, और उसके ऊपर जो स्टाइलिंग है, आपके कपड़े हैं, आपकी खाल है, ये वगैरह वगैरह, ये सारी की सारी आप ऐसे ले सकते हैं एज ए एग्जाम्पल CSS है, ठीक है। उसके बाद जावा स्क्रिप्ट क्या करती है, आपके वेबसाइट में फंक्शनैलिटी ऐड करती है। फंक्शनैलिटी का मतलब होता है कि आपकी वेबसाइट काम कैसे करे। एज अ ह्यूमन, आपके हाथों का क्या काम है, पाँव का, टांगों का, घूमना, ये वो, ये सारा कुछ जो कर रहे होते हैं, ये आपका एक बिहेवियर है। और वो वेबसाइट्स में भी होता है, जो कि कौन डिफाइन करता है, जावा स्क्रिप्ट। तो नॉर्मल पहले वेबसाइट्स बनती थी HTML CSS और जावा स्क्रिप्ट के साथ, जिसमें मेनली पार्ट होता था जावा स्क्रिप्ट का। जावा स्क्रिप्ट जो थी वो हमारी बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज है। उसको आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहीं पे देखेंगे, कहीं पे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज देखेंगे, ठीक है। अब ये जो रिएक्ट है, ये एक फ्रेमवर्क कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं लाइब्रेरी है, लेकिन ये एज अ लाइब्रेरी ही है, जो कि किसकी लाइब्रेरी है, जावा स्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, ठीक है। रिएक्ट जेएस एक लाइब्रेरी है जावा स्क्रिप्ट की, पर लोग इसको फ्रेमवर्क इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी फंक्शनैलिटीज बहुत ज़्यादा होती हैं। अब इसका जो इनिशिएट हुआ था रिएक्ट जेएस का, वो हुआ था तब जब आप चलाते थे फेसबुक। फेसबुक में आता था एक बग, देयर वाज अ बग इन योर फेसबुक ऐप, कि आप लोग मैसेजेस रीड भी कर लेते एक्सक्यूज मी थे। मैम, मैम जी अगर स्क्रीन शेयर हो जाए आपका। जी जी बिल्कुल, मैं स्क्रीन शेयर करके आपको कोडिंग के पार्ट पे आपको स्क्रीन शेयर करके बता दूंगी, ठीक है। ओके मैम, ओके। अच्छा, तो फिलहाल मैं इंट्रोडक्शन कर रही हूँ, तो ये मैं आपको बताती जाती हूँ। उसके बाद में हमारा जो रिएक्ट था, उसमें फेसबुक में एक बग था, मैसेजेस जिसमें आते थे। तो आपका क्या होता था, जब तक आपकी स्क्रीन फिर से रीलोड नहीं होती थी, तब तक वो मैसेजेस रीड भी कर लो तो उनका जो बबल आता था वो नहीं जाता था, रेड कलर का, जिसमें काउंटर लगा होता था कि इतने मैसेजेस आपके न्यू आए हुए हैं। तो इस चीज़ को हल करने के लिए हमने इंट्रोड्यूस करवाया रिएक्ट को, फेसबुक वालों ने रिएक्ट को करवाया। रिएक्ट एक बहुत ही पावरफुल जावा स्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, इससे आप यूज़र इंटरफेसेस बनाते हैं, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी है, स्केलेबिलिटी, और उसको जो है ना आइडियल चॉइस बन गई देन लोगों की। और उसके बाद में जब हमने रिएक्ट स्टार्ट किया, तो शुरू में लोगों को इतना अच्छा नहीं लगता था रिएक्ट, क्योंकि उन्होंने कहा इतने छोटे से बग के लिए एक पूरा का पूरा इन्होंने एक नई लैंग्वेज ही तैयार कर ली है। लेकिन उसके बाद लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। जैसे आपका इंस्टाग्राम है, तो इंस्टाग्राम आपका पूरा का पूरा किस पे बना हुआ है, रिएक्ट पे बना हुआ है, ठीक है। अब रिएक्ट के फ़ायदे क्या-क्या हैं? रिएक्ट के फ़ायदे बहुत सारे हैं, जिसमें सबसे पहला आपका फ़ायदा आ जाता है, प्रेडिक्टेबल कोड होता है आपका, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है ईज़ी टू डिबग, वो डिबग करना बहुत ही ईज़ी होता है। वो आपकी डिज़ाइनिंग को बहुत अच्छा कर देता है वेबसाइट्स की। उसके अलावा ये आपका वन पेज एप्लीकेशन होता है। वन पेज एप्लीकेशन का मतलब है कि आपके इसमें HTML का एक ही पेज बनता है, और उसके अलावा सारे के सारे आपके जावा स्क्रिप्ट के पेजेस होते हैं, जो कोड होता है, जो कि आप एज ए रेंडर कर रहे होते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है, उसमें हम बेसिकली कोड करना सीखेंगे। VS कोड के थ्रू हमें चाहिए होगा नोड VS कोड, और उस पर हम बनाएंगे अपना पहला प्रोजेक्ट, ठीक है। मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ।
अच्छा, तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा, रिएक्ट पे काम करने के लिए हमें चाहिए वीएस कोड। ये आपके पास अगर है, इसको हम आईडी कहते हैं जहाँ पे हम कोडिंग करते हैं बेसिकली। अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप ऑनलाइन जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बिकॉज आज पहला दिन है तो हम ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इंस्टॉलेशन करना ही सीखेंगे। और इसके अलावा आपके पास जो भी चीज़ें होंगी उनको एक प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करना सीख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके पास वीएस कोड नज़र आ रहा होगा। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी मैडम, शेयर हो रही है। ठीक है, तो ये आपके पास वीएस कोड है। इसमें मैंने पहले कुछ काम किया हुआ था तो वो नज़र आ रहा है, वरना मैं इसको अगर बंद कर देती हूँ तो विजुअल स्टूडियो में आपके पास ऐसे कुछ फाइल स्ट्रक्चर होते हैं। यहाँ पर आपके फाइल पड़े होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप कुछ कोड जो भी करते हो वो सब फाइल्स भी आपको नज़र आएंगी। आपको इन चीज़ों के अलावा चाहिए होता है नोड, ठीक है। अब नोड के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले नोड को इंस्टॉल करते हैं। आप किसी भी ब्राउज़र पे चले जाएं, मैं गूगल क्रोम यूज़ कर रही हूँ, आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे जाके आपको क्या करना होता है, नोड जेएस को इंस्टॉल करना होता है। ये मेरे पास तो इंस्टॉल है, वरना आपको क्या करना होता है, डाउनलोड नोड जेएस पे क्लिक कर देंगे तो आपका वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं इसको फ़िलहाल के लिए रोक देती हूँ, मेरे पास है। और इसका नोड का न्यूअर वर्जन कौन सा है, V22। तो ये आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा आपके पीसी में। अब हमें सबसे पहले क्या चाहिए था, वीएस कोड एंड देन नोड। और इसके बाद में हम यहाँ पर अपना पहला प्रोजेक्ट बनाते हैं वीएस कोड के अंदर। अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे न्यू फोल्डर ओपन करना है तो मैं यहाँ पे फाइल में जाकर, यहाँ पे फाइल पे क्लिक करके न्यू फोल्डर कर सकती हूँ, ओपन विथ न्यू फोल्डर, ठीक है। यहाँ से जाकर फिर मैं अपने पास कोई न्यू फोल्डर बना के वहाँ से ओपन कर सकती हूँ। अगर मैं ऐसे नहीं चाहती तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं यहाँ पर कोई सा भी एक फोल्डर बना दूंगी, ठीक है। उसमें मैं कुछ नाम रख दूंगी, न्यू फोल्डर। ओके, लेट्स रीनेम इट। मैंने रिएक्ट प्रोजेक्ट के नाम से एक फ़ोल्डर बना के उसको ओपन किया। और यहाँ पर ऊपर जो आपके पास उसकी डायरेक्टरी आ रही होती है कि उसकी लोकेशन क्या है, वहाँ पे आप क्लिक करके उसको क्लियर करके यहाँ पे आप लिख देंगे CMD। और CMD के बाद उसी फोल्डर के अंदर आपको हमेशा CMD लिखना होता है, ताकि आपकी उसी करंट डायरेक्टरी के अंदर आपका VS कोड ओपन हो जाए। और उसके बाद आप लिखेंगे कोड डॉट से क्या होगा कि VS कोड ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये आप किसी भी डायरेक्टरी के अंदर जाकर कोड डॉट लिखेंगे तो वो आपकी वहाँ से ही VS कोड ओपन हो जाएगा। अब जो मेरे पास ये VS कोड ओपन है, यहाँ पे पहले मेरे पास आपने देखा होगा बहुत सारी फाइल्स नज़र आ रही थी, लेकिन अभी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने न्यू फोल्डर बना के उसको ओपन किया हुआ है और उसी नाम से मुझे यहाँ पे फोल्डर दिख भी रहा है। मैं इसको कंट्रोल प्लस करके थोड़ा बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। और यहाँ पे कुछ न्यू वेलकम लिखा हुआ है, इसको आप हटा दें। अब यहाँ पर हम अपना प्रोजेक्ट रिएक्ट का बनाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा जान लेते हैं कि सिर्फ रिएक्ट ही काफ़ी होता है हमारे प्रोजेक्ट के लिए या नहीं। अच्छा, तो रिएक्ट सिर्फ अकेली जो है ना, वो आपके लिए एक फ्रंट एंड तैयार कर देती है। फ्रंट एंड यानी आपको एक फुली वेबसाइट नज़र आने लगेगी। आप फेसबुक बनाना चाहो, इंस्टाग्राम का क्लोन बनाना चाहो, ऐसी क्लोन वेबसाइट्स आप पूरी पूरी बना सकते हैं विथ रिएक्ट। पर उसमें जो फंक्शनैलिटीज़ हैं, जो आगे उसका बैकएंड है, वो नहीं होगा इसमें। बैकएंड के लिए आप यूज़ करते हैं मोंगोडीबी या फायरबेस वगैरह। तो ज़्यादातर मोंगोडीबी यूज़ किया जाता है। अगर आपको मैं बता दूं तो यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। अच्छा, हमारे पास होता है मोंगोडीबी
मोंगो हम क्यों यूज करते हैं? बैकएंड के लिए, डेटाबेस के लिए। कुछ बच्चे सोचते हैं कि ये जो मोंगोडीबी है डेटाबेस है और बैकएंड है वो सेम है, लेकिन ऐसा नहीं होता। मोंगोडीबी एक डेटाबेस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और जो बैकएंड है, बैकएंड पूरा का पूरा, उसमें नोड भी हमारा आ जाता है, ठीक है, जो हमने अभी अभी डाउनलोड किया था उसका नोड। लेकिन नोड को एज अ डायरेक्ट हम यूज नहीं कर रहे होते हैं, हम क्या कर रहे होते हैं, नोड की एक फ्रेमवर्क कहते हैं, लाइब्रेरी कहते हैं, यूज कर रहे होते हैं, एक्सप्रेस, वो बैकएंड पे यूज हो रही होती है। और इसके अलावा हम क्या यूज कर रहे होते हैं, रिएक्ट। रिएक्ट एज अ फ्रंट एंड तैयार करने के लिए, यानी कि अब आपका जो फ्रंट एंड है वो पूरा का पूरा रिएक्ट के साथ तैयार हो जाएगा। इसके अलावा आप यूज करते हो एक्सप्रेस के, ताकि उसके डेटाबेस के साथ आपको कनेक्टिविटी करानी होती है। मोंगोडीबी आपका डेटाबेस स्टोर करवाता है आपकी वेबसाइट के अंदर, यूजर्स की जो भी डेटा होती है वो आप मोंगोडीबी में सेव कर रहे होते हैं, ठीक है। ये हो गया, इतनी सी बात थी। अब वो जो था मोंगोडीबी, रिएक्ट, इसके अलावा एक्सप्रेस और नोड, ये सारा का सारा एक फुली एक आपके कोर्स बन जाता है मर्न का। मर्न स्टैक एक डेवलपर्स का कोर्स होता है, वो आप पूरा कर लेते हैं मर्न स्टैक का। लेकिन यहाँ पे हम फिलहाल के लिए सिर्फ फ्रंट एंड का कोर्स कर रहे हैं जिसमें हम रिएक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें रिएक्ट के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, टर्मिनल ओपन करना होता है। टर्मिनल यानी कि ये मैंने यहाँ से टर्मिनल को VS कोड में ओपन किया, फाइल्स से जाके भी हम टर्मिनल को ओपन कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर VS कोड में जो 3rd नंबर पे बना होता है ना टॉगल पैनल, इस पे क्लिक करने से, या कंट्रोल J पे, ये आप इस पे हॉवर करेंगे तो ये आपको बताएगा कि कंट्रोल J को क्लिक करने से आपका टॉगल पैनल ओपन हो जाता है। अब टॉगल पैनल क्या है, वो ये नीचे जो आ रहा है इसको हम टॉगल पैनल कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब हमारे पास मेनली कंसोल होता है एंड देन द टर्मिनल। अब टर्मिनल पे हमें क्या करना होता है, कुछ छोटी सी कमांड्स होती हैं जिनको हम रन करते हैं और हमारा प्रोजेक्ट बन जाता है। अब उन कमांड्स का हम यहाँ पे देखते हैं। पहले ही हम एक कमांड यूज करते हैं नोड वी, यानी कि हम चेक कर रहे हैं कि हमारे पास नोड इंस्टॉल है कि नहीं। मेरे पास नोड इंस्टॉल्ड है, ठीक है। इसका न्यूअर वर्जन नहीं है, 22 है वो, लेकिन मेरे पास V20 है। तो आप भी अपना नोड चेक कर सकते हैं ऐसे, या फिर आप npm -- और v लिखकर भी कर सकते हैं नोड का वर्जन चेक। ये दोनों ही कमांड आपको बताएंगे कि आपके इस पीसी में आपने कौन से नोड का वर्जन किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद में मेरे पास नोड इंस्टॉल्ड है, आपके पास ना हो कोई फिक्र की बात नहीं है, आप ऑनलाइन जाके सिर्फ नोड लिखेंगे और नोड की वेबसाइट से नोड को इंस्टॉल कर लेंगे। और जिसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक और कमांड रन करते हैं जो कि npm क्रिएट वीट, ठीक है। पहले हम जो प्रोजेक्ट्स बनाते थे वो ऐसे नहीं बनाते थे। ये अगर मैं इसको इंटर को क्लिक करूंगी तो एक प्रोजेक्ट बन जाएगा, मुझे बन के मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए मैं आपको थोड़ी सी बैकएंड पे नॉलेज देना चाहती हूँ कि अब मैंने यहाँ पे क्रिएट रिएक्ट ऐप नहीं लिखा, मैंने लिखा है npm क्रिएट वीट। अब ये वीट क्या हो गया, ये यहाँ पे जो वीट आपको नजर आ रहा है ये एक बंडलर है। बंडलर का मतलब है कि ये आपको एक कोड प्रोवाइड करता है, टेम्पलेट कोड जो हमारा आता है ना वही होगा, जो हम क्रिएट रिएक्ट ऐप से भी डाउनलोड करते थे, इंस्टॉल करते थे अपनी मशीन पे लोकल। और इसके अलावा हम वीट अभी यूज करते हैं बंडलर, क्योंकि ये बहुत ही फास्ट है। रिएक्ट में अब CRA काम नहीं करता, CRA स्टैंड्स फॉर क्रिएट रिएक्ट ऐप, ठीक है। रिएक्ट के अंदर हमारा CRA पहले यूज होता था, जिसका क्या मतलब होता है, क्रिएट रिएक्ट ऐप। लेकिन अब हम क्या यूज कर रहे हैं, अब हम यूज करते हैं वीट। वीट इज अ बंडलर, ठीक है। अब ये वीट का जो हमारा प्रोजेक्ट बनता है इसमें कुछ खासियतें हैं।
जैसे कि ये आपका बहुत ही फास्ट बनता है। अगर जो प्रोजेक्ट आप वीट के साथ बनाएंगे तो उसमें एक तो वो फास्ट होता है, दूसरा एफिशिएंट होता है। अब जो लेगेसी वाले हमारे पुराने बने हुए एप्लीकेशंस थे वही सीआरए के साथ बने हुए हैं, लेकिन जो हमारे न्यू प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं वो हमारे वीट के साथ बनते हैं, बंडलर के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इतना लिखकर क्रिएट रिएक्ट सॉरी npm क्रिएट वीट लिखकर ही इंटर कर दूं तो इट्स ओके, मेरा प्रोजेक्ट बन जाएगा, ठीक है। फिर ये मुझसे पूछ रहा है कि आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या हो। अगर मैं टैब को क्लिक करके, आपके कीबोर्ड पे टैब का बटन होता है, टैब को क्लिक करके इंटर करूंगी तो इसने मुझे जो नेम सजेस्ट किया हुआ है वीट प्रोजेक्ट, तो वो मेरा लिख के आ जाएगा। लेकिन मुझे अगर वो नहीं करना तो मैं कुछ और लिखना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे कुछ और नाम भी दे सकती थी अपने प्रोजेक्ट को। देन ये आपसे सिलेक्ट करवाएगा आपका फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क में आप रिएक्ट सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद में आपके पास वेरिएंट कौन सा होगा, वेरिएंट आपका जावास्क्रिप्ट होगा। ऐसे आपने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे आपका जो फोल्डर था जिसमें आपने वीएस कोड को ओपन किया हुआ था रिएक्ट प्रोजेक्ट, उसके अंदर आपने वीट प्रोजेक्ट नजर आ रहा होगा, ठीक है। ये वीट का प्रोजेक्ट आपका यहाँ पे बन गया है। और ये फाइल्स जो मैंने बनाई नहीं थी क्योंकि मेरा एक खाली फोल्डर था, मैंने आपको दिखाया था कि हमने एक न्यू फोल्डर बना के ये बनाया था। तो यहाँ पे ये फाइल्स भी हमें नजर आ रही हैं जो कि हमारे पास कैसे आई, इस कमांड से आई। किस कमांड से? npm create वीट कमांड से। और इसके बाद में ये मुझे कह रहा है कि आप क्या करें, अपनी डायरेक्टरी चेंज करें, क्योंकि हम जिस डायरेक्टरी में हैं वो कौन सी डायरेक्टरी है, वो है यूजर्स के अंदर डेस्कटॉप रिएक्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। रिएक्ट प्रोजेक्ट के अंदर है, लेकिन हमारे जो प्रोजेक्ट का नाम है अब वो है वीट प्रोजेक्ट। तो हम डायरेक्टरी चेंज करने के लिए सीडी करते हैं। सीडी स्टैंड फॉर चेंज डायरेक्टरी। अब मैं डायरेक्टरी चेंज करके कहाँ जाना चाहती हूँ, वीट प्रोजेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर भी आपको लिखना भी पड़ता है, अगर आप लिख सकते हैं तो ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो ये आपके पास 3 कमांड्स आ जाती हैं जो कि आपको रन करनी होती हैं। सबसे पहली कमांड आप यहाँ से कॉपी करके कंट्रोल सी करके और यहाँ पर आकर आप पेस्ट कर सकते हैं, कंट्रोल वी के एंटर कर दिया। आपकी जो चेंज है डायरेक्टरी चेंज हो गई। आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले आप रिएक्ट प्रोजेक्ट के अंदर थे, अब आप रिएक्ट प्रोजेक्ट के अंदर वीट प्रोजेक्ट के अंदर आ गए हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको ये इसने सजेस्ट किया है कि आप क्या करेंगे, npm इंस्टॉल। ये आप npm इंस्टॉल करके कंट्रोल वी कर दें, कंट्रोल सी करके भी ओके। अगर आप इंस्टॉल नहीं करना चाहते, आपको समझ नहीं आ रहा, आप npm आई भी कर सकते हैं, इट्स शॉर्ट फॉर्म फॉर इंस्टॉल। आई यहाँ पे एज अ इंस्टॉल होगा, ठीक है। अगर मैंने npm आई लिख के एंटर किया भी, यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स बन जाएंगे मेरे, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे वीट के प्रोजेक्ट में बनते जा रहे हैं। ये थोड़ा हैवी होते हैं क्योंकि ये जो नोड ये मॉड्यूल्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, तो ये टाइम टेकिंग होता है थोड़ा सा। अब जैसे ही मैंने npm आई किया तो यहाँ पर आपको एक और फोल्डर बनता हुआ नजर आएगा। यहाँ वीट प्रोजेक्ट के अंदर पब्लिक और src था, अब एक और फोल्डर भी बन जाएगा जिसका नाम होगा मॉड्यूल्स, नोड मॉड्यूल्स। अच्छा, जब तक ये लोड हो रहा है तब तक के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर जो मैंने कमांड रन की थी npm create वीट, ठीक है। ज़्यादातर हमें जो है न्यू लेटेस्ट वर्जन जो होता है उस पर ही हमें प्रोजेक्ट बनाना होता है, तो हम npm create वीट लिख देते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमें कोई और वर्जन चाहिए, मतलब कि वीट के प्रोजेक्ट का कोई और वर्जन बनाना है हमें, तो फिर हम क्या करते हैं, npm क्रिएट लिखकर वीट के आगे यहाँ पे @ लिखकर, अच्छा यहाँ पर ये लोड हो गया। अभी के लिए आप ये देखें, यहाँ पर ये नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर आ गया है आपके पास। इसके अंदर बहुत सारे फाइल्स होते हैं, ये इसलिए थोड़ा हैवी होता है तो ये लेट करता है।
अच्छा, तो मैं आपको बता रही थी कि जो हमने लिखा था वो था npm create वीट, ठीक है। npm create वीट के बाद अगर आपको कोई और वर्जन देना है, वर्जन यानी कि आपका लेटेस्ट वर्जन जो चल रहा है, तो आप लिख सकते हैं लेटेस्ट, ठीक है। अगर आपको लेटेस्ट वर्जन नहीं चाहिए, प्रोजेक्ट का कोई और वर्जन चाहिए, तो वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर लेंगे, ठीक है। अगर आप स्पेसिफाई नहीं कर रहे तो फिर आप अगर इसको डिफ़ॉल्ट छोड़ दें, npm create वीट करके एंटर कर दें, तब भी ये क्या होता है, एक वीट का प्रोजेक्ट लेटेस्ट बन जाता है खुद ही। ये एज ए पैरामीटर उसको लेटेस्ट ही लेता है और लेटेस्ट आपके कोड बन जाता है। अब यहाँ पर आपके मैंने बोला था कि npm i लिखने से नोड मॉड्यूल्स आ जाते हैं। अब ये आपके साइड पे आपको नज़र आ रहे होंगे, बहुत सारे फोल्डर बने हुए हैं, इनके अंदर फाइल्स होंगी, ठीक है। ये सारी की सारी फाइल्स जो हैं बाय डिफ़ॉल्ट आ जाती हैं, आपको इनको खुद से कुछ नहीं करना होता। आपको क्या करना है, अब उसमें जो हमने कमांड रन किए थे उसमें एक लास्ट कमांड और भी थी। मैंने आपको कहा था 3 कमांड्स आती हैं, 3 कमांड्स में से पहली थी आपकी cd चेंज डायरेक्टरी था पहला, कि आप अपनी ये रहा चेंज डायरेक्टरी करें प्रोजेक्ट के पास जो आपके प्रोजेक्ट का नाम है। दूसरा npm इंस्टॉल था कि आपके जो नोड मॉड्यूल्स हैं वो इंस्टॉल कर दें। और थर्ड है npm रन dev। अब ये रन dev करते ही आपकी एप्लीकेशन जो कि टेम्पलेट बनी होती है वो रन हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लिखते हैं npm रन डेव, तो आपकी जो बिल्ट इन एप्लीकेशन है वो रन हो जाएगी। आपको ये एक लिंक प्रोवाइड करेगा और उस लिंक के ऊपर जाकर आपको कंट्रोल और लिंक को क्लिक करते आपकी वो लिंक ओपन हो जाती है। यहाँ पर आप एक डिफ़ॉल्ट रिएक्ट का ऐप देख सकते हैं। ये जो डिफ़ॉल्ट रिएक्ट का ऐप है ये बना हुआ होता है, ये टेम्पलेट है। इसको आप हटा के खुद से कोडिंग करेंगे तो आप इसके ऊपर कुछ भी बना सकते हैं, जो आपको वेबसाइट का स्ट्रक्चर चाहिए वो आप बना सकते हैं। पर बाय डिफ़ॉल्ट इन्होंने ये दिया हुआ है एज अ काउंटर, यहाँ पे एक काउंटर बना हुआ है। इसके अलावा ये जो है यहाँ पर वीट का एक लोगो है और यहाँ पर ये रिएक्ट का है। अगर आप इनके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको इनके अबाउट में ले जाएंगे, यानी कि इनकी वेबसाइट पे ले जाएंगे और ये आपको बता रहा है द बिल्ड टूल फॉर द वेब। ये जो है वीट एक बंडलर है और इसकी जो भी कोडिंग वगैरह से रिलेटेड, कमांड से रिलेटेड नई नई जो भी अपडेट्स होंगी वो आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएंगी। और इसके अलावा अगर आप रिएक्ट के इस लोगो पे क्लिक करेंगे तो आपको ये रिएक्ट की सारी डॉक्यूमेंटेशन दिखा देगा। और ये देखना भी अच्छी बात है, जब आप कोड कर रहे होते हैं समटाइम्स क्या होता है कि रिएक्ट वालों ने नए वर्जन में कुछ चेंजेस किए होते हैं तो वो आपको यहाँ पर नज़र आती हैं। और आप जो पुराने वर्जन्स के साथ कोड कर रहे होते हैं तो वो थोड़ी सी अगर चेंजेस आती हैं तो आप डॉक्यूमेंटेशन में चेंजेस चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा रिएक्ट का एप्लीकेशन बनाना, इसका प्रोसेस। अब इसमें हम ये फाइल का स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं थोड़ा सा, जो हमने इतना सारा बनाया है और हमें अभी तक तो कुछ समझ नहीं आया होगा क्योंकि ये इतने सारे फाइल्स हैं तो इसको देख के डर लग रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं है। इसको हम देखते हैं। यहाँ पर हमने ये एक वीट का प्रोजेक्ट बनाया था, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको बहुत सारी फाइल्स नज़र आ रही हैं जिनमें से पहला फोल्डर है जो है नोड मॉड्यूल्स नाम से। अच्छा, ये नोड मॉड्यूल्स का फाइल हमने जब npm i लिखा तब ये इंस्टॉल हो गया था हमारी मशीन पे। अगर हम चाहें तो इसको हम डिलीट करके फिर से npm i लिख दें, फिर आ जाएगा, इसका कोई मसला नहीं होता, इससे आप डरा नहीं करें। और इसके अलावा यहाँ पर एक पब्लिक का फोल्डर होता है। पब्लिक के फोल्डर में हम अपनी वेबसाइट की वो चीज़ें रखते हैं जो कि हम चाहते हैं कि लोग देख सकें, लोगों को पता चल पाए कि हमारी वेबसाइट में ये चीज़ें हैं। फॉर सपोज इन्होंने जो टेम्पलेट बनाया हुआ है उसकी इन्होंने ये एक लोगो था जो कि पब्लिकली रखा हुआ है, ये लोगो। और इसके अलावा यहाँ पर src फोल्डर नज़र आ रहा होगा। हम जो काम करेंगे वो हम सारा का सारा इस src फोल्डर के अंदर करेंगे। अब इस src फोल्डर में कुछ फाइल्स हैं, इन पे भी हम बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले src फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बना हुआ है असेट्स के नाम से, जिसमें इन्होंने रिएक्ट का लोगो रखा हुआ है।
अब ये रिएक्ट का लोगो भी आपने वेबसाइट जैसे ही रन हुई तो आपने देख लिया था कि ये वहाँ पे आपके यहाँ पेज पे आ रहा था, ये रहा, ठीक है। तो इन्होंने एक फोल्डर बना दिया था असेट्स के नाम पे, उस पे इन्होंने ये रख दिया एसवीजी फाइल, यानी कि ये लोगो है इसका। इसके अलावा आप भी यहाँ पे फोल्डर बना के अपने एसेट्स ऐसे ही रख सकते हैं, कंपोनेंट्स बना के रख सकते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे बनते हैं, क्या होता है। उसके अलावा यहाँ पे 4 और फाइल्स हैं हमारे एसआरसी फोल्डर के अंदर। सबसे पहला हमारा जो है वो है मेन फाइल। हम मेन फाइल को देखने से पहले इंडेक्स फाइल के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर बाहर आपको एक index.html नाम का फाइल नज़र आएगा। अब इस पूरी की पूरी वेबसाइट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ एक ही HTML की फाइल है, यानी कि ये जितनी भी वेबसाइट बनी हुई है वो इस एक ही HTML की फाइल पे बनी हुई है। नॉर्मली जब आप वेबसाइट्स बनाते हैं तो आपके पास बहुत सारी फाइल्स बनी होती हैं, लाइक अबाउट का पेज होता है, इंडेक्स के बाद एक होम पेज होता है और कॉन्टेक्ट अस का पेज होता है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट बना होता है। वो सारे के सारे HTML की फाइल्स बनी होती हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपके पास है वो एक ही है और वो index.html है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक बॉयलर प्लेट लगा हुआ है और ये नॉर्मल कोड है, कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक अदर डिव ऐड किया हुआ है जिसकी आईडी है रूट, और इसके अलावा इन्होंने एक स्क्रिप्ट ऐड की हुई है main.jsx जिसके एसआरसी में इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। अब ये जो है ये एसआरसी में जो main.jsx को हम देख रहे हैं, ये कहाँ से कनेक्टेड है, वो यहीं से कनेक्टेड है जो कि एसआरसी के अंदर हमारा main.jsx है। और इसके अलावा जो हमारे पास ये रूट आईडी डिव है, अब यहाँ वेबसाइट में तो हमने कुछ कंटेंट रखा ही नहीं है, तो ये कंटेंट आ कहाँ से रहा है। तो आपने अगर नॉर्मली वेबसाइट बिल्डिंग देखी होगी विद जावा स्क्रिप्ट, तो वहाँ पर आपने जावा स्क्रिप्ट के कुछ मेथड्स यूज़ किए होंगे, जैसे गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, और वहाँ पे जाकर हम लोग क्या कर रहे होते हैं, स्क्रीन पे चीज़ें शो कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही हमने ये जो आईडी रूट है इस डिव की, वो हमने main.jsx में क्या किया हुआ है, यहाँ पे आके गेट किया हुआ है, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट करके हमने वो वाला डिव यहाँ पे गेट कर दिया। अब उस डिव के अंदर हम क्या कर रहे हैं, रेंडर करवा रहे हैं, मतलब के शो करवा रहे हैं किसको, ऐप को, ऐप नाम के कंपोनेंट को। अब कंपोनेंट्स क्या होते हैं ये भी हम डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, ये सारा कुछ जो है ये रिएक्ट के डोम पे चल रहा है, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट क्लास में मैं इंशाल्लाह रिएक्ट डोम का भी कुछ बता दूंगी कि रिएक्ट का डोम और नॉर्मल डोम उन दोनों में क्या फ़र्क होता है, डोम क्या होता है, ये भी हम डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल हम अपने टॉपिक्स से हटेंगे नहीं, क्योंकि हमारा आज का जो है इंट्रोडक्शन ही है, तो हम रिएक्ट के इंट्रोडक्शन पे ही रहेंगे और उसकी बेसिक जो फोल्डर बन रहे हैं, स्ट्रक्चर, इसको ही हम शेयर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये मेन में ऐप रेंडर हो रहा है, वो ऐप कहाँ से आ रहा है, वो ऐप आ रहा है यहाँ पे आपका एक कंपोनेंट बना हुआ है app.jsx नाम से, ठीक है। अब फिलहाल के लिए मैं इनको कंपोनेंट कह रही हूँ, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये कंपोनेंट्स क्या हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो app.jsx है, इसके अंदर आप देखेंगे तो बहुत सारा कोड है जो कि आपको कभी समझ में फिलहाल आएगा नहीं। तो आप कहेंगे ये क्या इतना सारा कोड लिखा हुआ है, तो हम अगर चाहें तो इसको हटा सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि ये जितना भी कोड है ये सारा का सारा इस चीज़ के लिए लिखा हुआ है, जो चीज़ आपकी यहाँ पे शो हो रही है स्क्रीन पे। ये जो शो हो रहा है, प्रोजेक्ट आपका रन हो रहा है, अगर मैं इसमें कुछ भी चेंजेस करती हूँ रन टाइम पे, तो वो आपको वहाँ पे नज़र आएंगी। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ था edit src app.jsx and save to test HMR। ठीक है, तो मैं ये वाला वहाँ पे लेकर टेक्स्ट उसको मैं क्या करती हूँ, एडिट करती हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है ना ये edit src app.jsx कोड टू सेव एंड टेस्ट HMR। तो यहाँ पर अगर मैं इसको मिटा के लिख दूँ कि दिस इज अवर फर्स्ट क्लास on React
ठीक है, तो मैंने इसको सेव कर दिया। अब अगर हम आते हैं इस पे अपने प्रोजेक्ट पे, तो यहाँ पर ये चीज़ हमें शो हो रही है जो कि हमने वहाँ पे चेंज की थी, दिस इज़ अवर फर्स्ट क्लास ऑन रिएक्ट। ठीक है, तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं जो कि अभी हमने करने हैं। आगे हमें यहाँ पे इस सारे के सारे कोड को हटा के अपना कोड डालना है और अपनी वेबसाइट बनानी है। अच्छा, ये तो था हमारा ऐप। अब ये ऐप हमने लिया कहाँ पर, मेन में, और मेन में हमने इसको क्या कर दिया, रेंडर करवा दिया था। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर कुछ और भी फाइल्स होती हैं, जैसे कि गिट इग्नोर की फाइल कर दें। गिट इग्नोर, अभी आपने अगर गिटअप पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि गिटअप भी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम अपना कोड अपलोड करते हैं सारा का सारा सेव करने के लिए, और वहाँ पे वेबसाइट्स लाइव होती हैं, मतलब कि डिप्लॉय होती हैं, वो हमें फ्री डोमेन देते हैं, कुछ और भी बातें हैं उसकी। खैर, फिर जब हम अपने वीएस कोड और गिटअप के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं, वहाँ पे कोड अपलोड कर रहे होते हैं। तो कुछ फाइल्स ऐसी होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा हेवी होती हैं, तो वो जो है हम रख देते हैं गिट इग्नोर के अंदर, या फिर कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं जो कि हम चाहते हैं कि हमारी अपलोड ना हो, तो वो हम गिट इग्नोर के अंदर उनका नाम दे देते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक नाम आ रहा है नोड मॉड्यूल्स का, क्योंकि हम नोड मॉड्यूल्स, आपने देखा मैंने npm i किया था तो यहाँ पर नोड मॉड्यूल्स डाउनलोड हुए थे, ये वाला फोल्डर मेरा पूरा का पूरा, और ये इतना हैवी था और मैं नहीं चाहती कि मैं अगर 10 प्रोजेक्ट्स अपलोड करूं तो 10 के साथ मेरे पास नोड मॉड्यूल्स भी उसमें अपलोड हो, और वो भी सेम फाइल, सेम फोल्डर, सेम स्ट्रक्चर। तो मैं क्या करती हूँ कि इसको गिट इग्नोर में डाल देती हूँ कि ताकि मेरी ये गिटअप पे अपलोड चीज़ें ना हो। और भी बाकी जो यहाँ पे फाइल्स हैं ये सारी की सारी हमने दी हुई हैं कि ये गिटअप पे ना हो अपलोड, जैसे .vs कोड। मेनली बहुत आपके केसेस में ऐसा होता है कि यहाँ पे आपका वीएस कोड जब कनेक्टेड होता है तो आपके पास वीएस कोड की एक फाइल प्रोजेक्ट की वो फोल्डर बन जाती है, तो वो भी हम नहीं चाहते कि हमारी गिटअप पे अपलोड हो। ठीक है, तो गिट इग्नोर के साथ आपका इतना कोई खास ताल्लुक नहीं है फिलहाल के लिए, इनिशियल जो आपके स्टेप्स होंगे। उसके बाद हमारे पास होता है पैकेज लॉक डॉट जेसन। इसके अंदर हमारी क्या है, डिपेंडेंसीज पड़ी होती हैं। अब डिपेंडेंसीज क्या हैं, जैसे कि हमारे प्रोजेक्ट का नाम क्या है, वर्जन कौन सा है, हम ये क्या रिक्वायर हैं, पैकेजेस, उनके नाम, ये सारी चीज़ें हमारी आ जाती हैं पैकेज लॉक डॉट जेसन के अंदर। उसके बाद हमारे पास होता है पैकेज डॉट जेसन फाइल। पैकेट डॉट जेसन फाइल जो है उसमें हमारे पास आप देख सकते हैं कि बहुत सारी डिपेंडेंसीज पड़ी हुई हैं। यहाँ पर हमारे प्रोजेक्ट का नाम प्राइवेट है, या वर्जन्स वगैरह, टाइप मॉड्यूल है, स्क्रिप्ट। अच्छा, ये इसलिए होता है कि जब आपकी पूरा का पूरा, अगर आपका एक कोड जो है वो सारा का सारा आपका डिलीट हो जाता है, तो फिर आप जब npm करके उसको इंस्टॉल करते हैं, जैसे हमने नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर इंस्टॉल किया था npm i करके, तो वो क्या करता है, वो चेक करता है आपकी डिपेंडेंसीज को, और यहाँ पर जो भी वर्जन्स हैं, जैसे कि आपके रिएक्ट का वर्जन कौन सा यूज है, रिएक्ट डोम का कौन सा वर्जन है, तो वो उस हिसाब से वही मॉड्यूल्स इंस्टॉल करता है वर्जन आपका मैच करने के लिए। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने बहुत ही पहले प्रोजेक्ट बनाया होता है, उस प्रोजेक्ट को बनाने के बाद उनके क्या हो जाते हैं कि नए वर्जन आ जाते हैं। अब वो जब npm i करेंगे, मतलब कि इंस्टॉल करेंगे नोड मॉड्यूल्स को npm इंस्टॉल करेंगे, तो वो क्या होगा, वहाँ पे ये पैकेट डॉट जेसन फाइल जो है आपकी, ये चेक की जाती है कि इसके कौन से वर्जन हैं, क्या चीज़ें हैं आपके, मतलब पूरा का पूरा इन समराइज आपके जो भी प्रोजेक्ट में चीज़ें हैं वो सारी की सारी आपकी आ जाती हैं पैकेज डॉट जेसन फाइल में। इसके बाद में आता है रीडमी डॉट md फाइल। अगर गिटअप के आप यूज़र हैं, आपको पता होगा कि वहाँ पे भी ये रीडमी डॉट md फाइल्स बनती हैं, और इनमें क्या होता है कि आपके पास जो भी प्रोजेक्ट के बारे में आपको लिखना होता है, ताकि जो दूसरे यूज़र्स हैं, डेवलपर्स हैं, जिनको आप शेयर कर रहे हैं अपना कोड, तो वो यहाँ पे देखते हैं रीडमी फाइल को, रीड करके आपके प्रोजेक्ट के बारे में समझ जाते हैं कि आपके प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा, इसके अलावा आता है ये वीट डॉट कॉन्फिग डॉट जेएस फाइल। इसके अंदर क्या होता है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लाइन ऑफ कोड है, यहाँ पे सिर्फ आपके पास प्लगइन्स होते हैं।
फिलहाल के लिए जो नॉर्मली आपका प्लगइन आ रहा है वो एक ही आ रहा है, रिएक्ट का प्लगइन। अच्छा, अगर आप रिएक्ट में CSS यूज़ नहीं कर रहे नॉर्मल स्टाइलिंग के लिए, कोई और उस CSS की लाइब्रेरी जैसे कि बूटस्ट्रैप है, टेलविंड है, वो अगर आप कर रहे हैं तो उनको इंस्टॉल करके आपको यहाँ पर उनकी प्लगइन्स देनी पड़ती हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए आपके लिए ये भी इतनी इम्पोर्टेंट बात नहीं है कि प्लगइन्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें। अगर हमने एक सेशन में कहीं पर डिज़ाइनिंग की, कहीं पर हमने डिज़ाइनिंग की बात की CSS के अलावा भी, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है, आजकल जो स्टाइलिंग है, UI UX की चीज़ें हैं और स्टाइलिंग की चीज़ें सारी की सारी हमारी AI कर रही होती है, तो हमें इस चीज़ पे इतना गौर करने की इतनी ज़रूरत नहीं होती। बस हमें ये होना चाहिए कि हमें प्रोजेक्ट बनाना आ रहा है, वेबसाइट्स बनाने आ रही हैं, उनका फ्रंट एंड तैयार करने आ रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको एक बार 2-3 कमांड्स हैं वो आप रन करके यहाँ पर टेलविंड के या फिर किसी और चीज़ को उसको आपको यूज़ करने आना चाहिए। उसके अलावा जो उसका कोड है पूरा का पूरा, ज़रूरी नहीं है कि आपको याद हो, क्योंकि आप भी ह्यूमन एज ए ह्यूमन बीइंग है, आप इंसान है, भूल जाता है कोई ना कोई। तो ये चीज़ें आपकी प्रैक्टिस के साथ आपको सब कुछ आ जाएगा। इसमें मतलब आपको इतनी एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं होती, बस प्रैक्टिस करनी होती है। आपका दिमाग रट्टा वगैरह लगाने की इतनी ज़रूरत नहीं, बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस जितनी करेंगे आप, तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। अच्छा, इसके अलावा ये हमारी जो फाइल्स थी हमने सारी डिस्कस कर ली। अब आपको अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, अगर नहीं तो फिर आप ये वाली चीज़ खुद से ट्राई करके देखिएगा। एक बार अपने पास VS कोड को डाउनलोड करके, नोड को डाउनलोड करके, और फिर आप लोग ये वाली जो चीज़ मैंने की, यानी कि एक प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज़ किया, इतना आप खुद से करके देखिएगा। और उसके बाद में आप इसकी ये जो डायरेक्टरी के अंदर कुछ चीज़ें हैं ये सारी आप एक्सप्लोर कीजिएगा। इनमें कुछ भी चेंजेस नहीं करनी थी। मैंने SRC फ़ोल्डर के अंदर एक चेंज किया था f.jsx में, पर आप भले वो भी ना करें, बस इसको एक बार ये जो मैंने 4-5 कमांड्स रन की, ये रन करके आप एक प्रोजेक्ट बना के इस लिंक को जो है बना के चेक किया करें कि क्या बना है। आज का आपका इतना ही क्लास था। थैंक यू ऑल। थैंक यू सो मच मैम। सेशन हमारा तो बहुत ही मज़े का रहा है, मुझे तो सब कुछ समझ आ रहा था, लेकिन अगर किसी को कुछ क्वेश्चन हो प्रेजेंटेशन से रिलेटेड मैम से, तो प्लीज़ वो मैम से पूछें। मैम हमारे पास एक्टिव है, प्लीज़ अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो मैम से वो पूछ सकता है या पूछ सकती है। मैम ने तो बाकायदा हर एक जो फाइल जो था हमारे पास, फाइल्स जितने थे हमारे पास, उन सबको डिटेल में हमें बताया है। सो इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चन प्लीज काइंडली आस्क फ्रॉम मैम फरीना नूर। अच्छा बच्चों, जिसको जो भी सवाल है तो प्लीज़ आप लोग डरें नहीं कि हमने अगर सवाल किया, ये कोई आसान सा सवाल हुआ, सबको आ रहा होगा, ऐसा नहीं होता। सबको ही सब कुछ सीख के नहीं आया होता। तो जो चीज़ आपको नहीं आ रही होती तो आप कॉन्फिडेंटली उस चीज़ के बारे में पूछा करें, क्योंकि अगर आपने पूछा नहीं तो वो चीज़ क्लियर नहीं होगी और कभी भी क्लियर नहीं होगी अगर आपने कभी नहीं पूछा तो। सो प्लीज़ आस्क इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल मैम, आप बिल्कुल ठीक कह रही है। और मैं चाहती हूँ कि आप सब भी थोड़ा सा एक्टिव रहा करें सेशंस के एंड में, बिकॉज मतलब ये मतलब इस तरह तो नहीं है ना कि आप लोग इस तरह बस माइक बंद करें, कुछ पूछे, क्वेश्चंस पूछे, पार्टिसिपेट करें इस सेशंस में, ताकि आप लोगों के नॉलेज में भी इजाफा हो। इस तरह तो मतलब मेरे ख्याल में कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं पूछता, या अगर क्वेश्चन पूछने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग कोई बड़ा सा क्वेश्चन पूछे, जो भी क्वेश्चन हो, किसी डॉट की भी समझ नहीं आई हो तो वो मैम से पूछ सकते हो, बिकॉज मैम इज हेयर टू असिस्ट यू। प्लीज आस्क द क्वेश्चंस। आई थिंक मैम सबको क्लियर है, तो वी शुड एंड द सेशन। चलें ठीक है, शुक्रिया। अगले क्लास में, अगले सेशन में हम इंशाल्लाह कुछ डोम के बारे में भी डिस्कस करेंगे, और फर्दर अगर कुछ कमांड्स रह गई हैं तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। इतना जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया था
आई होप अगर सबको समझ आ गया है तो आप अपने अपने लैपटॉप्स, कंप्यूटर या जो भी हो उस पे आप लोग ये चीज़ एक बार ट्राई करके देखिएगा। मेरे साथ ही रहेंगे तो आपको ये होगा कि समझ आती जाएंगी चीज़ें, इससे आपका भी बिल्कुल फ़ायदा होगा और आपके ये दिमाग में भी आती जाएंगी चीज़ें। वरना आप अगर ट्राई खुद से नहीं करेंगे, सिर्फ मुझ पे डिपेंड करेंगे, तो मुझे तो ये चीज़ें पहले ही आती हैं, तो मुझे इन सबको करने का कोई नहीं। और ये चीज़ मैंने इसलिए की थी कि ताकि आपको समझ आए। अब आपको अगर ये चीज़ समझ आई है तो प्लीज़ आप अपने पास एक बार ये प्रोजेक्ट इंस्टॉल करके एक बार ये फाइल स्ट्रक्चर देख लीजिएगा बस अगली बिल्कुल क्लास में, प्रैक्टिस ताकि ज़रूरी मुझे है। अगर समझ आ गई है तो प्रैक्टिस करें अपने जिन जिन के पास पीसीज है, लैपटॉप्स है वगैरह, उस पर करें ताकि आप लोगों का जो वो है और भी ग्रूम हो जाए। वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच अच्छा, मैम। आप मुझे इतना बता दें कि जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर उनको HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट का यानी कि वेब डेवलपमेंट का नो हाउ है या बिल्कुल भी नहीं है? जी बिल्कुल है, इससे पहले भी सेशंस हुए थे और हमारे पास मतलब जिस तरह आप प्रेजेंटर है और प्रेजेंटर थे उन्होंने भी बताया था। तो आई थिंक इन सब को होगा नो हाउ इफ़ दे आर एक्टिव, अगर उन्होंने गौर से सुना होगा। अच्छा ठीक है। मैं आप सबके लिए यही अज्यूम करती हूँ कि आप सबको इन चीज़ों की नो हाउ है, लेकिन आपको अगर बिल्कुल भी इन चीज़ों की नॉलेज नहीं है तो आप लोग मुझसे सवाल करें। HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट बेसिक चीज़ है एक, जो कि आप रिएक्ट से पहले सीखनी चाहिए वैसे तो। लेकिन अगर आपको उसके बारे में पता नहीं भी है तो आप लोग रिएक्ट यूज़ कर सकते हैं, प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, वेबसाइट्स बना सकते हैं। और ठीक है, थैंक यू। आप लोग ये ट्राई कर लीजिएगा एक बार खुद से। आई होप। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ मैम, थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना टाइम दिया और इतना ब्रीफली हमें हम सबको समझाया। सो सेशन हमारे पास बहुत मज़े का रहा है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू। अल्लाह हाफिज़।